संविधान का लक्ष्य है भारत की संस्कृति को मजबूत करना। भारत की संस्कृति आज की नहीं है, हजारों साल पुरानी है। जब पूरी दुनिया में लोग जाहिल की जिंदगी जीते थे तो हमारे पास हड़प्पा मोहनजोदड़ो था। जब लोगों को कपड़ा पहनना नहीं आता था, हमारे पास एक प्लान्ड शहर था हड़प्पा मोहनजोदड़ो, जहां सारे मकानों के ड्राइंग रूम की एक साइज थी, बेडरूम की एक साइज थी, किचन की एक साइज थी, बीच में सड़कें थी। इसलिए जब हम स्वतंत्र हो चुके हैं तो 700 साल की गुलामी के दौरान जो कुप्रथाएं आई हैं, उन कुप्रथाओं को खत्म करना जरूरी है। और भारत का संविधान भी यही कहता है, आर्टिकल 13 यही कहता है। आर्टिकल 13 पे कभी चर्चा नहीं होती है, जो लॉ के स्टूडेंट हैं उसको जरूर पढ़े आर्टिकल 13 को। आर्टिकल 13 कहता है अब संविधान, आज जब संविधान लागू हो गया यानी 26 जनवरी 1950, आज के बाद से कोई भी कुरीति नहीं चलेगी, कोई कुप्रथा नहीं चलेगी, किसी भी तरीके की कुरीति और कुप्रथा होगी आज से खत्म मानी जाएगी। तो कुरीतियों और कुप्रथाओं के खिलाफ कानून बनाना जरूरी है। मैं धन्यवाद दूंगा प्रधानमंत्री मोदी जी को, जिन्होंने एक बड़ा इस पे निर्णय लिया है। हमारी PIL भी चल रही है सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने लॉ कमीशन को कहा है कि आप भारत में कॉमन सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार करिए। और कॉमन सिविल कोड इसलिए जरूरी है कि भारत में स्वतंत्रता के बाद भी बहुत सारी कुरीतियां और कुप्रथाएं चल रही हैं। हम कहते हैं जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादप गरियसी, हम कहते हैं नारी तू नारायणी, हम कहते हैं यत्र नारंती पूज्यते रमन्ते तत्र देवता। यह हमारी परंपरा है। ऐसी परंपरा दुनिया के किसी रिलीजन में नहीं मिलेगी। दुनिया में सर 1100 रिलीजन है। 1100 रिलीजन में किसी भी रिलीजन में नारी की पूजा नहीं होती है। नारी की पूजा केवल और केवल कहां होती है? भारत, सनातन धर्म। किसी भी रिलीजन में नारी की पूजा नहीं होती। आपको दुनिया में 1100 रिलीजन में कहीं पे भी नारी तू नारायणी जैसा वाक्य नहीं मिलेगा। यत्र नारंती पूज्यते रमन्ते तत्र देवता, यानी जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं, ऐसा वाक्य दुनिया के 1100 रिलीजन में नहीं मिलेगा। दुनिया में 6500 भाषाएं बोली जाती हैं। इन 6500 भाषाओं में किसी भी भाषा में आपको गृहिणी का समानार्थी नहीं मिलेगा। गृहिणी मतलब, गृह मतलब घर, ऋणी मतलब ऋणी, जिसका पूरा परिवार ऋणी हो उसको क्या कहते हैं? गृहिणी। ऐसा गृहिणी जैसा शब्द दुनिया के 6500 भाषाओं में नहीं मिलेगा। वसुधैव कुटुंबकम, इसका समानार्थी शब्द ना आपको 1100 रिलीजन में मिलेगा, न 6500 भाषाओं में मिलेगा, केवल भारत में मिलेगा। वसुधैव कुटुंबकम। पहले तो विदेशियों को वसुधैव कुटुंबकम का पर्यायवाची पता ही नहीं था। ये तो कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री ने बोला वन अर्थ वन फैमिली, लेकिन फिर भी एक शब्द को स्पष्ट करने के लिए 4 शब्द उपयोग करना पड़ा, वन अर्थ वन फैमिली। आप जरा सोचिए, स्वतंत्रता के बाद भी भारत में 3 तलाक हो रहा है, तलाके हसन हो रहा है, तलाके एहसन हो रहा है, तलाके बाइन हो रहा है, तलाके किनाया हो रहा है, निकाह हलाला हो रहा है, तहर्रुस हो रहा है, पॉल 4 शादियां चल रही हैं, मुताह चल रहा है, मिस्यार चल रहा है। पहली बार सुन रहे हैं अध्यक्ष जी, पहली बार सुन रहे हैं। ये कुरीतियां चल रही हैं। एक लड़की है, उसका मैं सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ रहा हूं, बेनजीर हिना नाम है। उसके पति ने चिट्ठी भेज दिया, एक चिट्ठी अप्रैल में भेज दिया, मैं तुम्हें तलाक हसन देता हूं, दूसरी चिट्ठी मई में भेजा, मैं तलाक हसन देता हूं, तीसरी बार चिट्ठी भी नहीं भेजा, 30 रुपए पोस्ट ऑफिस का लगता था वो भी बचा लिया, ईमेल कर दिया मैं तुम्हें तलाक हसन देता हूं, हो गया तलाक हसन। उसके बाद पेटीएम से 15,000 रुपए भेज दिया, बोले तुम्हारा खर्चा, 2,000 रुपए फिर पेटीएम पे भेजा, बोला 1 साल का बच्चा इसका दूध का खर्चा, 17,000 रुपए में तलाक हसन। एक दूसरी लड़की मेरे पास आई,
कर्नाटक के कलबुर्गी से, डॉक्टर गायनोलॉजिस्ट, नाम है डॉक्टर सईदा अमरीन, पति डॉक्टर, एमबीबीएस एमडी। वो लड़की जो मेरे पास आई एमबीबीएस एमएस फिजिशियन, ये गायनोलॉजिस्ट, ससुर भी डॉक्टर, सास भी डॉक्टर, घर में नर्सिंग होम। उसको बोला जा तुम्हें आजाद किया, जा तुम्हें आजाद किया, जा तुम्हें आजाद किया। वो बेचारी गई काजी के पास, बोला ये हमको 3 बार बोल दिया आजाद किया। बोले तुम्हें आजाद बोल दिया, ये तलाके बाइन है। एक और लड़की आई, तू आजाद है, तू आजाद है, तू आजाद है। काजी के पास गई, बोले 3 बार बोले आजाद आजाद, बोले आजाद हो गई तू जा। ये भारत में हो रहा है, उस भारत में हो रहा है जहां द्रौपदी के अपमान में महाभारत हो गया, उस भारत में हो रहा है जहां सीता के अपमान में इतना बड़ा युद्ध हो गया। उस भारत में एक केस अभी मुजफ्फरनगर में आया। हस्बैंड बेचारा दुबई में रहता था, ससुर ने रेप किया, उसने शिकायत किया, बोले ससुर ने रेप कर दिया। बोले अब तुम्हारा ये शौहर हो गया। सोचो, जिसने रेप किया वो शौहर हो गया। बोला फिर मेरा हस्बैंड क्या हुआ? बोले वो तुम्हारा बेटा हो गया। ऐसी ऐसी कुरीतियां चल रही हैं भारत में। उस भारत में जहां हम नवरात्रे में नवदुर्गा मनाते हैं, नवरात्रे में हम लड़कियों की पूजा करते हैं, कन्या का पूजा करते हैं। बाहर के लोग आते हैं 15 दिन 20 दिन के लिए, 12-12 साल की बच्चियों उसके साथ निकाह करते हैं, उसको मुताह कहते हैं। 12-12 साल की बच्चियों के साथ निकाह करते हैं, उसको मिस्यार कहते हैं। और उस वाले केस में क्या हुआ? उसने काजी से पूछा ससुर ने रेप किया, बोले शौहर हो गया। बोले अब इसका समाधान क्या है? बोले हलाला करना पड़ेगा। मतलब कैसी कैसी कुप्रथा। 15वीं शताब्दी से पहले भारत में बाल विवाह नहीं था। 15वीं शताब्दी से पहले भारत में रात्रि विवाह नहीं था। 15वीं शताब्दी से पहले भारत में घूंघट प्रथा नहीं थी। उन जिहादियों से बचने के लिए, उन आतंकवादियों से बचने के लिए हमारे पूर्वजों ने कम उम्र में शादी करना शुरू कर दिया, इसलिए बाल विवाह की कुरीति भारत में आई, उसके पहले थी नहीं। हमारे 16 संस्कार सूर्योदय से सूर्यास्त में होते हैं। हमारा 16वां संस्कार जो अंतिम संस्कार है, सूर्यास्त के बाद वो भी नहीं होता। तो फिर विवाह संस्कार रात में कैसे हो सकता है? लेकिन चूंकि वो आतंकवादी हमारी बहन बेटियों को दिन में उठा लेते थे, उनसे बचने के लिए हमारे पूर्वजों ने रात में विवाह शुरू कर दिया। नहीं तो रात में विवाह था ही नहीं। हमारे देश में घूंघट प्रथा थी ही नहीं, क्योंकि हम तो सबकी बेटी को अपनी बेटी मानते थे, सबकी बहन को अपनी बहन मानते थे, इसलिए घूंघट करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। और आज भी आपको तमिलनाडु, आंध्रा, केरल, कर्नाटक में दिन में विवाह होता है, क्योंकि शिवाजी महाराज ने आक्रांताओं को उधर आगे बढ़ने नहीं दिया। ऐसी कुरीतियां खत्म हो, उनके लिए जरूरी है, संविधान में उसकी व्यवस्था है, उसको आर्टिकल 44 कहते हैं, समान नागरिक संहिता कहते हैं, कि सबकी शादी विवाह की उम्र समान हो, सबका डिवोर्स का सिस्टम एक हो, सबको बच्चा गोद लेने का अधिकार एक समान हो, सबके भरण पोषण का एक समान अधिकार हो, सबको विरासत का एक समान अधिकार हो, सबको वसीयत का एक समान अधिकार हो, सबको माता पिता की देखभाल का अधिकार मिले। इसके लिए लॉ कमीशन अपना काम कर रहा है। आप सब भी इसके लिए आवाज उठाइए कि एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने के लिए एक देश एक विधान लागू करना बहुत आवश्यक है। जब तक एक देश एक विधान नहीं होगा, तब तक एक भारत श्रेष्ठ भारत नहीं हो पाएगा। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। भारत माता की, भारत माता की। अगर कुछ प्रश्न आए होंगे तो ले लें। प्रश्न आगे? सभा में से सर ये नहीं है। अगर आप चाहे तो सर कॉलर माइक पे यूज कर सकते हैं। नहीं ऐसे कर। कुछ आपके व्याख्यान में आ गए ना, कुछ इन्होंने पूछा था सवाल से। हाँ, नाम तो इसमें नहीं है, लेकिन किसी ने सवाल पूछा है कि
भारत में प्रशासनिक सेवा की क्या आवश्यकता है? किसका सवाल है ये? चलिए, मेरा भी मानना है कि जो वर्तमान समय में भारतीय प्रशासनिक सेवा है, इसमें बदलाव की आवश्यकता है। इस वर्तमान सेवा का सबसे बड़ा नुकसान तो यह है, जिसका एजुकेशन से शिक्षा विभाग का कुछ जानकारी नहीं होती, वो शिक्षा सचिव बन जाता है। जिसको कृषि विभाग की जानकारी नहीं होता, वो कृषि सचिव बन जाता है। जिसको वित्त विभाग की कोई जानकारी नहीं होती, वो वित्त सचिव बन जाता है। इसलिए मेरा यह मानना है कि जैसे इंजीनियरिंग के लिए एग्जाम शुरू हुआ है और इंजीनियरिंग के बाद फिर 4 साल का हम इंजीनियरिंग का कोर्स कराते हैं, इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल, अलग अलग कोर्स कराते हैं, ऐसे ही आईएएस का एग्जाम भी 12वीं के बाद होना चाहिए। 4 साल का, 5 साल की उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए और उसके बाद उसके हिसाब से जो जिस फील्ड का एक्सपर्ट हो, उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए भाई हमारे यहाँ इंजीनियरिंग है, इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में जाएगा ना, मैकेनिकल इंजीनियर तो नहीं बन सकता हो। तो ये जो वर्तमान व्यवस्था चल रही है कि आप किसी भी विषय से आईएएस बन जाओ, पता चला आपने इस्लामिक स्टडी से आईएएस बन गए और बाद में आप संस्कृति मंत्रालय के सचिव बन गए। आपने जिंदगी में कभी लेबर की समस्या को समझा नहीं, आप लेबर डिपार्टमेंट के सचिव हो गए। आपने जिंदगी में कभी हिस्ट्री पढ़ा नहीं, आप हिस्ट्री डिपार्टमेंट के सचिव हो गए। ये नहीं होना चाहिए। भारत में अब समय आ गया है कि आईएएस को, जैसे हमारा नीट का एग्जाम होता है 12वीं के बाद, या जेई का एग्जाम होता है इंजीनियरिंग के लिए, एनडीए का एग्जाम होता है 12वीं के बाद, इसी तरीके से आईएएस का एग्जाम 12वीं के बाद हो, उसमें स्पेशलाइजेशन हो कि भाई जिसको आईआरएस में जाना है उसको 5 साल केवल आईआरएस की ट्रेनिंग दीजिए, जिसको विदेश में जाना है 5 साल उसको विदेश मंत्रालय की ट्रेनिंग दीजिए, जिसको पुलिस में जाना हो उसको 5 साल पुलिस की ट्रेनिंग दीजिए, जिसको अलग अलग स्पेसिफिक ब्रांच की ट्रेनिंग दे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। एक किसी ने पूछा है कि माइनॉरिटी कमीशन और सच्चर कमेटी, मैंने माइनॉरिटी कमीशन एक्ट को चैलेंज किया हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, और मेरा भी मानना है कि भारत में जब सबको समान अधिकार है, भारत में संविधान है, संविधान का मतलब समान विधान होता है, जब सबको इक्वल राइट है, तो माइनॉरिटी मेजॉरिटी का ये जो खेल चल रहा है ये बंद होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट भी इस पे कह चुका है। सुप्रीम कोर्ट में 2005 में 3 जजों की बेंच ने कहा था कि जितने जल्दी हो सके भारत में माइनॉरिटी मेजॉरिटी का कॉन्सेप्ट खत्म कर दीजिए। और जस्टिस धर्माधिकारी की बेंच ने तो ये भी कहा था कि चूंकि भारत का विभाजन माइनॉरिटी धर्म के आधार पर हो चुका है, इसलिए कोई भी योजना धर्म के आधार पर, रिलीजन के आधार पर नहीं होनी चाहिए। रिलीजन के आधार पर विभाजन हुआ, इसलिए न रिलीजन के आधार पर कोई कमीशन होना चाहिए, न रिलीजन के आधार पर कोई मिनिस्ट्री होनी चाहिए, न रिलीजन के आधार पर कोई स्कीम होनी चाहिए। और आशा करता हूं आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों भारत में माइनॉरिटी मेजॉरिटी का कॉन्सेप्ट खत्म होगा। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये ठीक है, लेकिन माइनॉरिटी मेजॉरिटी नहीं चलना चाहिए। कुछ लोग हमास का समर्थन कर रहे हैं। चलिए, कुछ विषय मेरे दिमाग से निकल गए थे, अच्छा हुआ आप लोगों ने पूछ लिया। ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसकी कोई, जोर से बोलिए, ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसकी कोई, और ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका कोई समाधान नहीं। हमारे संविधान का आर्टिकल 11 कहता है कि भारत में एक नागरिकता संहिता बनाना चाहिए। भारत में एक सिटीजनशिप एक्ट बनाना चाहिए लोगों को नागरिकता देने के लिए और लोगों की नागरिकता लेने के लिए। नेहरू जी ने वो खाना पूर्ति किया भी 1955 में और एक सिटीजनशिप एक्ट बना दिया, लेकिन आज तक किसी की सिटीजनशिप गई नहीं। इसका मतलब ये कानून, जोर से बोलिए, कानून घटिया है। अगर कानून है, इसके बावजूद किसी की नागरिकता नहीं जा रही, तो यह कानून घटिया है। भारत में एक इंडियन सिटीजनशिप कोड
यानी भारतीय नागरिकता संहिता। भारतीय नागरिक संहिता नहीं, समान नागरिक संहिता नहीं, समान नागरिकता संहिता। और उसमें वेल डिफाइन कर दिया जाए, जो भारत को नहीं मानेगा, भारतीय परंपरा को नहीं मानेगा, भारतीय रीति रिवाज को नहीं मानेगा, भारतीय ज्ञान विज्ञान को नहीं मानेगा, भारतीय दर्शन को नहीं मानेगा, भारतीय त्योहार को नहीं मानेगा, भारतीय संस्कृति से नफरत करेगा, भारत के खिलाफ बोलेगा, वंदे मातरम नहीं बोलेगा, भारत माता की जय नहीं बोलेगा, जो आतंकवादियों का समर्थन करेगा, जो अलगाववादियों का समर्थन करेगा, जो धर्मांतरण कराएगा, उसकी नागरिकता खत्म। इसलिए एक इंडियन सिटीजनशिप कोड नया बनाना पड़ेगा। यह कानून महाघटिया है। अंग्रेजों ने भारत को बर्बाद करने के लिए लगभग 500 कानून बनाए थे। जो काम मुगलों ने तलवार के दम पे किया था, वो सारा काम अंग्रेजों ने कानून बना के किया था। लेकिन आजादी के बाद वाले अंग्रेजों ने अंग्रेजी कानूनों को खत्म करने की बजाय कुछ और नए कानून बना दिए। तो 1950 के बाद वाले अंग्रेजों ने लगभग 50 कानून बनाए हैं। उसमें से 25 कानूनों को हमने हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। जिंदा रहा तो बाकी 25 को भी चैलेंज करेंगे और आशा करता हूं कि सारे खत्म होंगे। एक सवाल यह है कि भारतीय भाषा पर अंग्रेजी भारी पड़ रही है। संविधान में आर्टिकल 344 है और 351 है। आर्टिकल 344 यह कहता है कि सरकार एक भारतीय भाषा आयोग बनाएगी और भारतीय भाषा आयोग अंग्रेजी के प्रभुत्व को कम करने और भारतीय भाषाओं के प्रचार प्रसार करने और पर्टिकुलरली हिंदी और संस्कृत को आगे बढ़ाने के लिए काम करेगी। यह एक संविधान में लिखा हुआ है, लेकिन कभी संसद में चर्चा ही नहीं हुई। और उसी संविधान में अगले आर्टिकल 344 के आगे सब क्लास 2 में लिखा हुआ है एक 30 सदस्यीय संसदीय समिति बनेगी, जिसमें 20 सांसद लोकसभा के होंगे, 10 सांसद राज्यसभा के होंगे और ये 30 मिलके भारत की भाषाओं के प्रचार प्रसार का एक रूपरेखा तैयार करेंगे। लेकिन वो कमेटी भी नहीं बनेगी। अच्छा, आपने मुझे याद दिला दिया, मैं बहुत जल्दी इसके लिए PIL फाइल करूंगा कि एक भारत में भारतीय भाषा आयोग बनाया जाए। भारतीय न्याय तंत्र में कुछ लोगों को निर्दोष सजा हो रही, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमारे देश में नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून नहीं है, हमारे देश में सिटीजन जुडिशियल चार्टर नहीं है, हमारे देश में पुलिस चार्टर नहीं है, हमारे देश में जस्टिस विद इन ईयर का कॉन्सेप्ट नहीं है। इसलिए बहुत सारे निर्दोष जेल में है, बहुत सारे दोषी बेल पे हैं, बहुत सारे लोग बाहर सबूत के अभाव में छूट चुके हैं। इसका मूल कारण भ्रष्टाचार है और भ्रष्टाचार तब तक नहीं खत्म होगा जब तक 100 रुपए से बड़ी नोट बंद नहीं होगी, 5000 रुपए से महंगे सामान का कैश लेन देन नहीं बंद होगा, प्रॉपर्टी को आधार से लिंक नहीं किया जाएगा और भ्रष्टाचार को देशद्रोह घोषित नहीं किया जाएगा। तो भ्रष्टाचार हमारे बहुत बड़ी समस्या है। यूनिफॉर्म सिविल कोड कब लागू होगा? 2024 में लागू हो जाएगा। ऐसा मैं कह रहा हूं, न मैं पार्टी का प्रवक्ता हूं न सरकार का प्रवक्ता हूं, एक भारतीय होने के नाते कह रहा हूं, लेकिन मुझे लग रहा है 2024 में हो जाएगा। समान शिक्षा, वन नेशन एजुकेशन, इस पे भी काम चल रहा है। इनफैक्ट ये मैटर अभी 2 दिन पहले लगा था कोर्ट में। आपको PIL में हम क्या मदद कर सकते हैं? किसका सवाल है? अच्छा, हितेन पटेल जी का सवाल है और ये आए हुए हैं कर्णावती से, आए हुए हैं ना। ये हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं। पूरे गुजरात में जब भी कार्यक्रम होता है आप जरूर आते हैं। खड़े हो जाइए जरा एक बार।
और इस कार्यक्रम की पूरी रचना करने वाले रमेश जोशी जी भी एक बार खड़े हो जाइए। रमेश जी आप भी। रमेश जी ने मेरा गुजरात में अब तक 10 कार्यक्रम करवाया, 9 कार्यक्रम या 10 कार्यक्रम कराया। ये शायद 10वां कार्यक्रम है आज गुजरात में। रमेश जोशी जी, और अभी पोस्टिंग इनकी यहीं पे। देखिए पीआईएल में हमारी क्या क्या मदद कर सकते हैं मैं आपको बताता हूं। कितने लोग फेसबुक पे हैं, जरा हाथ उठाइए तो। आप लोग 5-5 हजार फेसबुक फ्रेंड बना लो। अरे बना सकते हो। कोई बाद में इधर उधर कुछ लिखे तो उसको ब्लॉक कर दो, खत्म बात हो गई। अगर आज से कोशिश करोगे 200-200 लोग फ्रेंड बनाना शुरू करोगे, अगले 2-3-4 महीने के अंदर आपके 5000 फ्रेंड बन जाएंगे। पहला काम ये कर सकते हो, आप अच्छी बात को वहां लिखना शुरू करो, अच्छे वीडियोस को फेसबुक पे डालना शुरू करो। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप व्हाट्सएप यूज करते हैं, देखा व्हाट्सएप ग्रुप बना लीजिए। अगर आप टेलीग्राम पे हैं तो एक मेरा टेलीग्राम पे चैनल है, मेरे नाम पे ही है, वहां से आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियो मिल जाएंगे। क्योंकि सबसे आवश्यक ये है कि पहले देश में जागरूकता हो, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, और जो नहीं होना था वो जो चल रहा है, इसके बारे में जागरूकता बहुत आवश्यक है। लोगों को जागरूकता कम है, जागरूक करना जरूरी है। बाकी और कुछ कर सकते हैं, आपकी श्रद्धा, आपकी भक्ति, जो आप कर सकते हैं आप करिए। बी.आर. पटेल साहब का कहना है, आपकी बात अच्छी है, हमें क्या करना है। भारत की समस्याओं का समाधान 2 ही जगह पे होगा, या तो संसद में या तो सुप्रीम कोर्ट में। संसद और सुप्रीम कोर्ट को जगाने का 2 ही तरीका है, या तो सड़क और सोशल, या तो सोशल मीडिया। तो कभी कभी जैसे यहां इकट्ठा हुए हैं, कभी कभी थोड़ा अपने सांसद जी के साथ भी चाय पिया करिए। सप्ताह में, महीने में 1 आध दिन उनके यहां भी बैठिए, और जो आपको ठीक लगता हो उनको कहे बताइए। क्योंकि हमारे सांसद बहुत बिजी होते हैं, उनको बार बार याद दिलाना आवश्यक है। तो जब संसद का सत्र चलेगा तो वहां क्वेश्चन आवर में, 0 आवर में, या प्राइवेट मेंबर बिल पेश करके आपके मन की बात वहां तक पहुंचाएंगे। बाकी सुप्रीम कोर्ट में जो लोग पीआईएल कर सकते हैं, जो लोग रिटायर्ड हैं, नौकरी से रिटायर हो चुके हैं, वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल भी कर सकते हैं। एज ए लॉयर हम क्या कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। वकील तो बहुत कुछ कर सकते हैं। स्वतंत्रता संग्राम में 2 ही लोगों ने तो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, या तो अध्यापक या तो शिक्षक। 2 लोगों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी स्वतंत्रता संग्राम में। तो ये जो गुलामी की संस्कृति के खिलाफ भी वकील और अध्यापक 2 लोग मिलकर काम कर सकते हैं। अध्यापक बंधु समाज में नैरेटिव बिल्ड कर सकते हैं, और अधिवक्ता बंधु सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में पीआईएल फाइल कर सकते हैं। मुझे लगता है मोटी मोटी सबकी बात हो गई है। मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। जाते जाते एक बात जरूर कहूंगा, ऐसा मौका, ऐसा अवसर आएगा नहीं। भगवान की कृपा से जिन बातों पे पहले चर्चा नहीं होती थी, उन पे चर्चा शुरू हो गई है। जो लोग बात कहने से डरते थे, वो बात कहने लग गए। भगवान की कृपा से केंद्र में एक अच्छी सरकार बन गई है, राष्ट्रवादी सरकार बन चुकी है, जो राष्ट्रवाद के प्रति गंभीर है, लगातार प्रयास भी कर रहे हैं। लेकिन उनको सबल प्रदान करना हम सबकी ड्यूटी है। एक बात जरूर मैं कहना चाहूंगा कि समाज और शासक, इसकी शक्ति में बहुत अंतर होता है। जैसे 1000 संगठन भी मिलके धर्मांतरण रोक नहीं सकते, लेकिन कानून की एक धारा भारत से धर्मांतरण रोक सकती है। आप लाख चिल्ला लो, हेलमेट लगाओ, हेलमेट लगाओ, हेलमेट लगाओ, सबको बता दो हेलमेट लगाना आवश्यक है, नहीं लगाएंगे। आप 50,000 रुपए पेनाल्टी कर दीजिए हेलमेट ना पहनने में, कल से लोग हेलमेट लगाना शुरू कर देंगे। समाज को बदलने का 2 ही तरीका होता है,
एक शिक्षा, दूसरी न्याय व्यवस्था, या उसको कहिए दंड व्यवस्था। और घर में भी ऐसे ही होता है। घर में माता प्यार करती है और पिताजी थोड़ा ऊपर से टाइट रहते हैं, ऐसे तो होता है, घर में ऐसे ही चलता है। भारत की शिक्षा व्यवस्था और भारत की न्याय व्यवस्था, ये दोनों ठीक हो जाए, भारत की लगभग 50% समस्याओं का समाधान हो जाए। भारत की जो सबसे बड़ी समस्या इस समय बनी हुई है वो जनसंख्या विस्फोट बनी हुई है। पानी हमारे पास केवल 2% है दुनिया का, जमीन हमारे पास दुनिया की केवल 4% है, और जनसंख्या दुनिया की 20% हो चुकी है। ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्रफल हमसे 2.5 गुना ज्यादा है, ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या मात्र 2.5 करोड़ है। कनाडा का क्षेत्रफल हमसे 3 गुना ज्यादा है, कनाडा की जनसंख्या मात्र 4 करोड़ है। रूस का क्षेत्रफल हमसे 5 गुना ज्यादा है, रूस की जनसंख्या मात्र 15 करोड़ है। ब्राजील का क्षेत्रफल हमसे 2.5 गुना ज्यादा है, ब्राजील की जनसंख्या मात्र 22 करोड़ है। अमेरिका का क्षेत्रफल हमसे 3 गुना ज्यादा है, अमेरिका की जनसंख्या मात्र 33 करोड़ है। चीन का क्षेत्रफल हमसे 3 गुना ज्यादा है और चीन की जनसंख्या 144 करोड़ है। और 144 का मतलब 144 क्यों? क्योंकि आज जो बच्चा पैदा होता है 24 घंटे के अंदर सरकार के आंकड़े में आ जाता है। 24 घंटे के अंदर उसका यूनिक आईडी जनरेट हो जाता है। तो चीन का 144 का मतलब 144 क्यों? क्योंकि वहां 100% बच्चे हॉस्पिटल में पैदा होते हैं। जैसे पैदा होते हैं 24 घंटे के अंदर उनका एक यूनिक आईडी, जैसे अपना आधार बनता है ऐसा उनका यूनिक आईडी जनरेट हो जाता है। अगर चीन कह रहा है 144 तो 144, और हम कह रहे हैं 144, तो ये मान के चलो 154 है कि नहीं? क्योंकि पहली बात तो ये, भारत में सारे बच्चे हॉस्पिटल में नहीं पैदा होते, जो पैदा भी होते हैं तुरंत उनकी जनगणना नहीं होती। हमारे यहां ऐसा कोई पंचिंग सिस्टम नहीं है कि हाँ भैया जैसे बच्चा पैदा हुआ उसमें एंट्री मार दो और सरकार को पता चल जाए कितने बच्चे पैदा हुए। लेकिन एक आंकड़ों के अनुसार 86,000 बच्चे रोज पैदा हो रहे हैं। इसका मतलब जितनी देर हम बैठे हैं इतने में लगभग 3,000 बच्चे पैदा हो गए होंगे। कहां से आएगा? कहां से गरीबी खत्म होगी? कहां से भूखमरी खत्म होगी? कहां से कुपोषण खत्म होगा? कहां से प्रदूषण खत्म होगा? कहां एयर पोल्यूशन? कुछ हो ही नहीं सकता। चीन ने बड़ा अच्छा काम किया, 1949 में आजाद हुआ, 1950 में उसने हम दो हमारे दो लागू कर दिया और उसको वहां की नागरिकता से जोड़ दिया। यह भी लिख दिया जो हम दो हमारे दो को नहीं मानेगा वो चीन का नागरिक ही नहीं रहेगा, उसकी नागरिकता खत्म। इसके बाद भी उनको लगा अभी भी ज्यादा है, जबकि चीन का क्षेत्रफल हमसे 3 गुना ज्यादा है। 1977 में आते आते उन्होंने हम दो हमारे 1 कर दिया। फिर काफी जब स्टेबल हो गया फिर दोबारा हम दो हमारे 2 अलाउ किया। आंकड़े बताते हैं कि चीन ने 60 करोड़ लोगों को पैदा होने से रोक दिया। इसलिए आज वो काफी अच्छी पोजीशन में है। अगर हमारे यहां भी 1950 में हम दो हमारे दो लागू हो गया होता तो आज हमारी जनसंख्या 90 करोड़ होती। 90 करोड़ होती तो गरीबी कम होती, भूखमरी कम होती, कुपोषण कम होता, प्रदूषण कम होता, एयर पोल्यूशन कम होता, वाटर पोल्यूशन कम होता, नॉइज पोल्यूशन कम होता, सड़क पे भीड़ कम होती, रेल में भीड़ कम होती, जेल में भीड़ कम होती, हॉस्पिटल में भीड़ कम होती। इसलिए और संविधान कहता है हम दो हमारे दो लागू करो। भगवान राम हजारों साल पहले हम दो हमारे दो लागू कर चुके। आशा करता हूं 2024 में कठोर कानून आएगा, जनसंख्या नियंत्रण कानून बनेगा, क्योंकि जनसंख्या नियंत्रण के बिना भारत से गरीबी, भूखमरी, कुपोषण, प्रदूषण खत्म करना नामुमकिन है। आज की डेट में भारत में 60 करोड़ गरीब हैं, 80 करोड़ गरीब हैं। कितने गरीब हैं? 80 करोड़। ये गर्व की बात नहीं है, ये कोई प्राउड करने की बात नहीं कि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दिया जा रहा है। ये चिंता करने की बात है, ये सोचने की बात है। ये हमारी पहले की सरकारों की फेलियर थी कि हमारे देश में जहां 4 करोड़ गरीब थे बढ़ते बढ़ते 80 करोड़ गरीब हो गए। इस देश में बाकी क्षेत्रों में कम प्रगति हुई, जो सबसे बड़ी प्रगति हुई है वो किसमें हुई है? जनसंख्या में। और कुछ लोग तो महिलाओं को केवल बच्चा पैदा करने की मशीन मानते हैं।
उनके हिसाब से महिलाएं केवल बच्चा पैदा करने के लिए बनी हुई है। आपके इधर क्या पोजीशन है मुझे नहीं पता, लेकिन हमने तो दिल्ली एनसीआर में कई सारे क्षेत्रों का हमने जाके पर्सनली जाके विजिट किया। 14 बच्चे, 16 बच्चे, 18 बच्चे, 19 बच्चे। एक जगह हम गए, मां से पूछने लगे कितने बच्चे, बोले 18 बच्चे। तो मैंने कहा नाम बताओ, वो 12 के बाद नाम ही नहीं बता पाई। उसको इतना पता था कि 12 बेटे और 6 बेटियां, उसको सीक्वेंस भी नहीं पता था कि पहले कौन बेटा, फिर कौन बेटी, फिर कौन बेटा, फिर कौन बेटी। सीक्वेंस भी नहीं पता उसको। अल्टीमेटली वो क्या कर रही है, टैक्स पेयर के ऊपर बर्डन बढ़ा रही है कि नहीं, जरा जोर से बोलिए। भारत के टैक्स पेयर के ऊपर बर्डन बढ़ रहा है कि नहीं? देश में कोई योगदान किया क्या 18 बच्चे पैदा करके? नहीं। हां, जो लोग हम दो हमारे दो कर रहे हैं, उनके कंधे पे उल्टा बोझ और बढ़ा दिया। इसलिए एक भारतीय कुटुंब संहिता, हम दो हमारे दो सबके दो, इसको लागू करना बहुत जरूरी है। मेरा व्यक्तिगत ये मानना है, भारत की 80% समस्याओं का समाधान कानून बना के हो सकता है। केवल जो दैवीय समस्याएं हैं, बाढ़, भूकंप, सुनामी, तूफान, इनको छोड़ दीजिए, बाकी सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। अश्लीलता का नियंत्रण हो सकता है, घुसपैठ का नियंत्रण हो सकता है, घूसखोरी का नियंत्रण हो सकता है, गरीबी को खत्म किया जा सकता है, कुपोषण खत्म किया जा सकता है, हर समस्या का समाधान हो सकता है। लेकिन कानून बनाना पड़ेगा। कानून बनाने के लिए डेमोक्रेसी का एक सिस्टम होता है, पहले डिमांड उठती है, फिर सप्लाई होती है। तो डिमांड करिए, सोशल मीडिया के माध्यम से डिमांड करिए, ऐसे बीच बीच में सभाएं करके डिमांड करिए। अगर अब सप्लाई नहीं होगी तो कभी सप्लाई नहीं हुई, और अगर अब कानून नहीं बना तो याद रखिए 10 साल 20 साल के बाद स्थिति बड़ी खतरनाक हो जाएगी। इसी के साथ अपनी बात खत्म करता हूं। भारत माता की